तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने कंबाइन हार्वेस्टर खरीदी है और उसका टीसीएस अमाउंट कटा है आपके इनवॉइस में, लेकिन देखिए आईटीआर में आप उसका क्लेम करना भूल गए और डेट निकल गई, तो क्या आपका पैसा डूब गया या अभी भी कोई तरीका है रिफंड लेने का? आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी, कंबाइन हार्वेस्टर के इनवॉइस में जो टीसीएस अमाउंट लगता है वो क्या होता है और कैसे वापस मिलता है, उस पूरे मैटर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। तो उस वीडियो पे एक भाई का कमेंट आया था कि ये बताइए भाई, हमारी टीसीएस आईटीआर फाइल करने की डेट निकल गई, तो कैसे टीसीएस अमाउंट का पैसा वापस आ सकता है, कुछ ऑप्शन है? तो देखिए दोस्तों, भाई का यहाँ कहने का मतलब ये है कि देखिए उन्हें कंबाइन हार्वेस्टर परचेज किए हुए काफी दिन हो गए और टीसीएस का अमाउंट आईटीआर में क्लेम नहीं किया, तो क्या अब ये टीसीएस अमाउंट का पैसा वापस मिल सकता है या नहीं मिल सकता? तो आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे इस टीसीएस अमाउंट के रिटर्न को लेकर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप कंबाइन हार्वेस्टर या कोई भी महंगी मशीन खरीदते हैं तो सेलर जो है वो आपसे टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेता है। ये पैसा सरकार के पास आपके पैन नंबर पे जमा हो जाता है, यानी मतलब कि ये एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, ये आपका पैसा है, आपके पैन नंबर पे ही जमा हो जाता है एक सिक्योरिटी के तौर पर। ये जो है वो आपका ही पैसा है और आप इसे आईटीआर क्लेम करके इसे वापस ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि कंबाइन हार्वेस्टर तो खरीद ली, टीसीएस अमाउंट उनका कट गया, लेकिन आईटीआर में क्लेम करना उसे भूल गए और जब तक याद आता है तब तक आईटीआर की लास्ट डेट निकल चुकी होती है। अब यहां देखिए सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या ये पैसा चला गया या अभी भी रिफंड मिल सकता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल रूल की बात बता दूं कि देखिए इंडिया में नॉर्मल रूल क्या है आईटीआर वगैरह का। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में आईटीआर फाइल करने का जो टाइम होता है वो असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद मैक्सिमम 2 साल तक होता है। मतलब अपडेटेड रिटर्न यूएस 139(8)A, इस रूल के अकॉर्डिंग आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक भी है कि ये जो आपने अपडेटेड रिटर्न भरेंगे आप, इसमें रिफंड जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। इस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए रिटर्न फाइल होता है, रिफंड को लेने के लिए आईटीआर फाइल नहीं होता। मतलब अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बन रहा है तो आप दे तो सकते हो, लेकिन रिफंड नहीं ले सकते अगर आप अपडेटेड रिटर्न भर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, ये तो नॉर्मल रूल है जो होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, टीसीएस अमाउंट वापस मिल सकता है। उसके देखिए 3 तरह के केस होते हैं। तो देखिए पहला जो केस है वो है बिलेटेड आईटीआर अभी भी फाइल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर मान लीजिए असेसमेंट ईयर के अंदर ही है अभी आपका टाइम, यानी मतलब जो डेडलाइन दी है उस डेडलाइन के बाद भी आपका टाइम बचा है, तो आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसमें आप टीसीएस क्लेम डालिए और रिफंड आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए थोड़ा लेट इसमें रिफंड आपको मिलेगा। अब बिलेटेड से आप यहाँ क्या समझते हैं, जैसा मान लीजिए आपको असेसमेंट ईयर की डेट दे दी गई है कि इतने दिनों तक आपको फाइल करना है। मान लीजिए मई दे दी आपको कि 15 मई तक आपको जो है आईटीआर फाइल करना है, तो एक उसके बाद भी एक बिलेटेड टाइम होता है, जैसे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इस तरह का एक बिलेटेड टाइम होता है। तो ये जो केस 1 मैंने आपको बताया ये बिलेटेड टाइम का है, मतलब उसके बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन रिटर्न थोड़ा देर से मिलेगा आपको। अब देखिए दोस्तों, दूसरा केस जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए बिलेटेड टाइम की भी डेट निकल गई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अब ये मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपको देखिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, अपडेटेड रिटर्न यूएस 139(8)A। तो इसका जैसे मैंने अभी भी आपको पीछे बताया कि इसमें देखिए 2 साल का टाइम मिलता है असेसमेंट ईयर क्लोज होने के बाद। लेकिन इसमें एक सिचुएशन और होती है, इसमें देखिए एक्स्ट्रा टैक्स और पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन कितना भी टैक्स या पेनल्टी लगती है तो पूरा पैसा आपका नहीं डूबता, कुछ अमाउंट तो आपको मिलेगा ही। तो देखिए दोस्तों, ये तो हुई दूसरे केस की बात। अब बात कर लेते हैं तीसरे केस की। अब मान लीजिए आपका आईटीआर फाइल करने का 2 साल बाद भी और भी लेट हो गया। मान लीजिए बिलेटेड आईटीआर से आगे अपडेटेड वाले का भी टाइम निकल गया और भी टाइम आगे हो गया, मतलब 2 साल से ज्यादा हो गए।
तब एक ऑप्शन होता है कंडोनेशन रिक्वेस्ट, जिसे देखिए डिले माफी रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। ये जो रिक्वेस्ट है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है, और अगर डिपार्टमेंट को रीजन सही लगा, जो आपने रीजन दिया है इसके अंदर, वो रीजन अगर डिपार्टमेंट को सही लगता है तो आपका रिफंड जो है वो अलाउ हो सकता है, मतलब कि आपको रिफंड वापस मिल सकता है। अब देखिए ये जो कंडोनेशन रिक्वेस्ट होती है, ये रिक्वेस्ट आप सेक्शन 1192 बी के तहत दे सकते हैं। इसमें आपको देखिए रीजन बताना पड़ेगा किस वजह से आपका जो है आईटीआर फाइल लेट हुआ, लेकिन आपका केस जो है वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी रीजन दे दिया, फर्जी रीजन, उल्टा सीधा, तो वो जेन्युइन अगर उन्हें नहीं लगा तो आपका रिफंड आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर उन्हें आपका केस जेन्युइन लगता है तो रिफंड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप यहां ये मत समझना कि देखिए 2 साल के बाद आप कंडोनेशन रिक्वेस्ट कितने साल तक भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। कंडोनेशन रिक्वेस्ट का भी एक टाइम होता है। तो देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉर्मली 6 साल तक के पुराने केस में कंडोनेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब इसका टाइम जो है वो 6 साल तक का ही होता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए तीनों केस की, कि किस किस केस में क्या क्या होता है और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको रिफंड मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अब एक बात यहाँ ये आती है कि ये जो कंडोनेशन रिक्वेस्ट है ये अप्लाई कैसे होती है। तो देखिए कंडोनेशन रिक्वेस्ट करने का बहुत आसान तरीका है कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां आप उसको लॉगिन करेंगे। मतलब जैसा आप आईटीआर फाइल करते होंगे तो एक लॉगिन पासवर्ड आपके पास होता है, एक लॉगिन आईडी होती है और एक पासवर्ड होता है। तो उस लॉगिन आईडी को डाल करके और पासवर्ड डाल करके आप जब वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो देखिए एक सर्विसेज का ऑप्शन आपको उसमें देखने को मिलता है, और उस सर्विसेज के ऑप्शन पे ही क्लिक करने के बाद आपको एक कंडोनेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस कंडोनेशन रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको उसके अंदर रीजन डालना होगा, जो वैलिड रीजन आपका होगा, और उस रीजन को डालने के बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, और वो रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद फिर आप आईटीआर फाइल कर सकते हो और अपना जो पैसा है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कंडोनेशन रिक्वेस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं कि देखिए इंपॉर्टेंट चेक्स क्या क्या होते हैं, मतलब आपको क्या क्या चीजें चेक करनी बहुत जरूरी है। तो इसमें एक जरूरी चीज जरूर चेक करें आप, वो है फॉर्म 26 AS या AIS में जरूर देखें। मतलब मेरा यहाँ कहने का ये है कि देखिए आपका जो TCS अमाउंट का पैसा है वो एक्चुअल में फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर आपका यहाँ पर TCS अमाउंट का पैसा दिख रहा है फॉर्म 26 AS या AIS के अंदर, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, बस आपको क्लेम करना है। तो दोस्तों ये तो तरीके हैं अपना TCS अमाउंट का पैसा वापस लेने के, अगर ITR फाइल करने की डेट निकल भी गई है तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अपना TCS क्लेम नहीं किया है तो आपका ये जो TCS का पैसा होता है ये सरकार के पास पड़ा रहेगा। आप ये मत सोचना कि आपको ऑटोमेटिकली रिफंड मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। यानी यहाँ पर क्लेम करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना TCS का पैसा वापस चाहते हो तो आपको क्लेम तो करना ही पड़ेगा। इस ख्याल में आप ना रहें कि हम क्लेम ना करें और पैसा ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता देता हूँ जिनका आपको ख्याल रखना है। तो आप कंबाइन हार्वेस्टर जब खरीदते हैं तो आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि सेलर से आपका जो TCS अमाउंट कटा है उसका सर्टिफिकेट जरूर लें। पैन कार्ड जो है, पैन नंबर उसका बिल्कुल सही दें उसे, और हर साल जो है ITR चेक करके उसे फाइल जरूर करें। अब ये टिप्स मैंने यहाँ क्यों बताए हैं, ये मैंने इसलिए बताए, देखिए कभी कभी क्या होता है डीलर या कंपनी क्या करती है, TCS अमाउंट आपसे तो ले लेती है इनवॉइस में, लेकिन जो रियल पैसा जो आपके पैन पे जाना होता है वो वहां जमा नहीं करते। तो क्या होता है आपका जो फॉर्म 26 AS या AIS होता है उसके अंदर वो पैसा आपका रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, तो आप ITR करने का भी फिर कोई फायदा नहीं है क्योंकि पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचा ही नहीं है। तो ये TCS का सर्टिफिकेट आप जरूर ले लें अपने डीलर से या कंपनी से कि भैया आपने TCS हमारा जमा किया भी है या नहीं किया, उसका सर्टिफिकेट दो, और अपना पैन नंबर सही से दो, पैन नंबर गलत ना हो जाए क्योंकि ये पैसा पैन नंबर पे ही जमा होता है, और वो जो फॉर्म 26 AS या AIS होता है वो पैन नंबर के हिसाब से जनरेट होता है। जैसा आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब वगैरह में या प्राइवेट जॉब वगैरह में पैन नंबर के अकॉर्डिंग ही फॉर्म 16 जनरेट होता है, उसी से हम ITR फाइल करके अपना पैसा लेते हैं। अगर हमारा टैक्स गलत कटा है तो पैसा रिफंड मिल जाता है, सही कटा है तो नहीं भी मिलता, कभी कभी अपने पास से भरना ही पड़ जाता है। मान लीजिए टैक्स कम कटा, ज्यादा कटना चाहिए था तो कभी कभी अपनी तरफ से भी जमा करना पड़ जाता। तो ITR का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो आपकी इनकम है
उस इनकम पे जो टैक्स है, अगर आपका ज्यादा बना है, ज्यादा मतलब आपसे ले लिया है गवर्नमेंट ने, तो वो वापस मिल जाएगा, और अगर आपका कम कटा है तो आपको जमा करना पड़ेगा। नॉर्मली आईटीआर का मतलब यही होता है। जैसा मतलब आप उसमें क्लेम करते हो कि हमने ये पैसा दिया लेकिन हमारे ऊपर जो है वो टैक्स नहीं बनता, तो आईटीआर में आपको वो पैसा रिफंड मिल जाता है। तो ये जो टीसीएस का पैसा होता है, इसे गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे जमा कर लेती है। जब आप अपनी इनकम उस मशीन की दिखाओगे तो आप एक जो लेवल होता है, जैसे आपको इतने तक का टैक्स माफ है, मान लीजिए 6 लाख 7 लाख रुपए तक का साल भर का टैक्स जो है वो माफ होता है, तो आप उसमें क्लेम ये कर दो कि हमारी इतने तक की ही इनकम है, इससे ज्यादा हमने नहीं कमाए। तो क्या होगा, वो टीसीएस का जो पैसा आपसे गवर्नमेंट ने लिया था वो उसे वापस दे देगी। मतलब कि आपकी इनकम उतनी नहीं हुई है जो आप टैक्स के दायरे में आते। तो आईटीआर फाइल करना कोई बुरी बात नहीं है। तो इस चीज का ख्याल जरूर रखें। जिन भाइयों का भी टीसीएस अमाउंट कटा है तो वो डीलर से ये जरूर पूछ लें कि भैया जमा किया भी है आपने या नहीं किया है। कभी फिर आप आईटीआर फाइल करते रहो और उन्होंने पैसा ही जमा ना किया हो। अगर उन्होंने जमा किया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो आप उनके ऊपर भी केस कर सकते हो। फिर ये गवर्नमेंट का मामला हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर करती है टीसीएस लेने का, और टीसीएस गवर्नमेंट को मिला भी नहीं। तो ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। तो फाइनली दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को देखिए लाइक जरूर करें, और ऐसे ही फार्मिंग प्लस फाइनेंस से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर देखिए आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो देखिए कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा ऐसे मैटर में। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।